गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रफुल्ल जैन और अब हम जाएंगे इंटरमीडिएट सेशन पर। बिगिनर लेवल की वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो बिगिनर लेवल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए मेरे चैनल पर और बिगिनर लेवल की वीडियो देखिए। मैं एक ब्रीफ बताऊंगा कि हमने बिगिनर लेवल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ठीक से समझ में नहीं आया है, आपको क्लैरिटी चाहिए या आप स्टक हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बिगिनर सेशन में वो है एक्सेल ओवरव्यू, मूव एंड डाउन सेल्स, ट्रैकिंग वैल्यूज एंड सिलेक्टिंग सेल्स। उसके बाद हमने डेटा मैनिपुलेशन फीचर्स पढ़े जो कि है फॉर्मेटिंग, कलरिंग, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स, अलाइनमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग एनी रो और कॉलम हमने देखा। फिर हमने देखा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट। हमने ये भी देखा कि टेक्स्ट टू कॉलम हर एक केस में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉर्मली टेक्स्ट टू कॉलम आप उन केसेस में यूज करते हैं जब आप डेटा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हमने देखा फ्री स्पेन। वैलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है और वैलिडेशन हम तब डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे VLOOKUPs। तो हम स्टार्ट करते हैं एक डेटा सेट से जो कि है 20 स्टूडेंट्स का डेटा सेट जो कि एक मॉडल स्कूल विवेक विहार दिल्ली में पढ़ते हैं। इन बच्चों के साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और हिंदी के मार्क्स हमने यहाँ पे अपडेट कर रखे हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास जो हैं और जो हमको फॉर्मूले सीखने हैं वो हैं ये फॉर्मूलास। हम पढ़ेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ, सम इफ, सम इफ्स, एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, मिन, मैक्स, मोड, मीडियन और सब टोटल। पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है काउंट और काउंट ए के बीच में। अगर आपको पहले कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो बेसिक चीज आप समझिए। पहले कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एक ऐसी सेल पे क्लिक करना होगा जो कि ब्लैंक सेल है और उस सेल में आप सबसे पहले लिखिए इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब यह है कि आप एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं और आपने एक्सेल को कहा है कि फॉर्मूला मोड एक्टिव कीजिए। जैसे ही आप यहां पे इक्वल टू लिखेंगे आप देखेंगे कि fx में एक इक्वल टू आ गया है। जो फॉर्मूला आप एक सेल के अंदर लिखेंगे फंक्शन बॉक्स के अंदर वो फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले काउंट से। तो हम लिखेंगे काउंट। जैसे ही आप काउंट लिखना स्टार्ट करेंगे एक्सेल आपको सजेस्ट करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला चाहते हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स और बहुत सारे ऑल्सो ऑप्शंस भी हैं। तो हम करेंगे काउंट। आप काउंट पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप काउंट पर डबल क्लिक करेंगे ये आपको एक ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लगा के दे देगा और नीचे आपको एक सजेशन देगा। बेसिकली ये वो सजेशन है जो कि ये आपको दे रहा है कि किस तरह से आपको वैल्यू इनपुट करनी है। अब अगर मैं काउंट करना चाहता हूं कि इन बच्चों के कितने सब्जेक्ट्स थे तो मैं क्या करूंगा, ये कॉमा, ये कॉमा, ये और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही आप ये फॉर्मूला देखेंगे आप देखेंगे कि काउंट के बाद मैंने 5 वैल्यू इंसर्ट की हैं और यहां पे वो सारी की सारी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग कलर में इंडिकेट हो रही है। ऊपर फंक्शन बार में आप देखेंगे कि वो फॉर्मूला रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे आप एंटर हिट करेंगे ये आपको उसका आंसर दे देगा। यहां पे ये आपको आंसर देगा, लेकिन अगर आप फिर चाहते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या है तो आप वापस इस पे क्लिक कीजिए। आप फॉर्मूला बार के अंदर आके देख सकते हैं कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या था। अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको फिर से फॉर्मूला फॉर्म में ये दिखने लग जाएगा। ये एक इजी तरीका था क्योंकि बहुत ही इंट्यूटिव था, लेकिन नॉर्मली आप इंडस्ट्री में ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि कॉमा डाल के मूव करना बहुत ही कम्बरसम और डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। जो मुझे काउंट करना है वो मैं सब काउंट एक साथ कर लूंगा और आपने देखा कि मैंने पहली सेल सेलेक्ट की और उसके बाद ड्रैग करते करते लास्ट सेल तक आ गया और यहां पे वो दिखा रहा है H10-L10, दैट मींस H10 to L10। इसका मतलब ये है। अब यहां कॉमा की जगह मैंने इसको एक रेंज दे दी है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, आंसर भी 5 आएगा। अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो मैं क्या करूंगा, काउंट और काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। आप देखिए कि एक्सेल मुझे क्या आउटपुट देता है। डोंट बी सरप्राइज्ड। 0। ये कैसे पॉसिबल है? यहां पे मुझे दिख रहा है कि 20 स्टूडेंट्स हैं लेकिन एक्सेल मुझे 0 दे रहा है। क्या एक्सेल पगला गया है? नहीं, एक्सेल पागल नहीं हुआ है। एक्चुअली में काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर वैल्यूज को काउंट करने में काम आता है। ध्यान रखिएगा, काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर वैल्यूज को काउंट करने में हेल्प करता है।
अगर आपको नॉन नंबर वैल्यू यानी कि टेक्स्ट वैल्यूज काउंट करनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए काउंट ए, और यही डिफरेंस है काउंट और काउंट ए के बीच में। तो अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो मैं करूंगा इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं सभी स्टूडेंट्स की रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको काउंट और काउंट ए के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आया है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। हम देखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपली ब्रेक करूं काउंट इफ को, तो काउंट इफ, काउंट कीजिए अगर। वो अगर क्या हो सकता है हम इसको एग्जांपल समझेंगे। मैं लिखता हूं इक्वल टू काउंट इफ। अगर आप देखेंगे तो ये सजेशन मुझे क्या दे रहा है, रेंज और क्राइटेरिया, यानी कि आप कौन सी रेंज लेना चाहते हैं जिसमें कि आप कोई सर्टेन क्राइटेरिया की बेसिस पे काउंट करना चाहते हैं। अगर मैं देखूं कि मैं सारी की सारी ये रेंज लेना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि किन बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, कितने सब्जेक्ट्स में और बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, तो मैं करूंगा काउंट रेंज कॉमा 100। जैसे मैं एंटर करूंगा मैं देखूंगा 2 और मुझे ये 2 दिख रहे हैं। अगर मैं इसको बाई चांस चेंज करके 100 कर दूं तो ये हो जाता है 3। तो इस तरह से काउंट इफ काम करता है। लेकिन काउंट इफ के बहुत सारे वेरिएशंस हैं और वो हम वेरिएशंस अभी समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है सेल के अंदर इजीली फॉर्मूला इरेज करना इक्वल टू के बेसिस पे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इक्वल टू लिखेंगे वहां पे लिखिए काउंट इफ और जाइए fx पर यानी कि फॉर्मूला बार पर, वहां पे आप क्लिक कीजिए और यहां पे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स आपको कह रहा है कि आपको किस तरह का फॉर्मूला चाहिए। यहां पे आप लिखिए काउंट इफ और कीजिए एंटर। काउंट इफ फॉर्मूला आपको दिखाई देगा और इस पे आप डबल क्लिक कीजिए तो ये बॉक्स एक खोलेगा जिसमें कि आपको वैल्यूज फीड करनी है। जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले हम वही दोबारा करते हैं, और ये बॉक्स आपको यही बताएगा कि हर एक फील्ड का मतलब क्या है। जैसे कि रेंज, रेंज का मतलब है रेंज इज द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम विच यू वांट टू काउंट नॉन ब्लैंक सेल्स। क्राइटेरिया इज द कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एक्सप्रेशन और टेक्स्ट दैट डिफाइंस विच सेल्स विल बी काउंटेड। तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि रेंज और क्राइटेरिया का मतलब क्या है। बहुत से लर्नर्स जो कि नया एक्सेल लर्निंग स्टार्ट करते हैं वो ये बॉक्स को बहुत ही यूजफुल फीचर मानते हैं। मैंने भी जब एक्सेल लर्निंग पहले स्टार्ट की थी मैं भी इस बॉक्स को बहुत यूज करता था। हम इस बॉक्स से हेल्प लेते हैं। रेंज मैंने सेलेक्ट की पूरी की पूरी, उसके बाद मैंने क्राइटेरिया दिया 100। आप देखेंगे आंसर ऑलरेडी इसने बता दिया है 3। अगर यहां पे आपका आउटपुट आ जाए फॉर्मूला रिजल्ट के पास तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही है, और अगर ये चीज ब्लैंक आती है तो इसका मतलब आपके फॉर्मूला में कुछ सिंटेक्स एरर है। मैं ओके क्लिक करूंगा, आंसर अब भी 3 ही आएगा। कि हमको वो नंबर्स देखने हैं जो कि मोर देन 75 है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा कि आसान समझ में आ जाएगा। हम जाते हैं सेल पर, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट की। अब 100 हमने पहले टाइप किया था, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल टू लगा करके आपको एपोस्ट्रॉफी के साथ ग्रेटर देन 75 लिखना होगा और ब्रैकेट और एपोस्ट्रॉफी क्लोज करना होगा। हम यहां पे एपोस्ट्रॉफी इसलिए लगा रहे हैं कि एक्सेल ग्रेटर देन 75 को एक टेक्स्ट समझ रहा है, और जब भी एक्सेल के फॉर्मूला के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट फीड करते हैं तो उस आपको एपोस्ट्रॉफी के अंदर लगाना पड़ता है। और हम इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये बता रहा है हमको कि मोर देन 75 वैल्यूज 81 है। अभी हमने देखा कि अगर एक कंडीशन हो हमारे पास, एक इफ हो, तो हम किस तरह से काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन चैलेंजिंग आ जाए जहां पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं यानी कि मल्टीपल इफ्स हैं, तो उसको कैसे काउंट करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। मुझे काउंट करनी है वैल्यूज जो कि इन टोटल वैल्यूज में से जहां पे साइंस में 75 से ज्यादा मार्क्स हो, इंग्लिश में 80 से ज्यादा मार्क्स हो और मैथ्स में 90 से ज्यादा मार्क्स हो। मुझे देखना है टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस या टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं।
तो इस केस में मैं काउंट इफ यूज नहीं कर सकता क्योंकि कंडीशंस मल्टीपल है। मैं यूज करूंगा काउंट इफ्स मल्टीपल इफ के साथ। अब मैं अगर काउंट इफ देखूं और मैं आपको इजी समझाने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूं, ये मुझे दिखा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 देन क्राइटेरिया 1। अगर मैं क्राइटेरिया 1 पे क्लिक करता हूं, ये दिखा रहा है मुझे क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3, मैं उसके बाद नीचे क्राइटेरिया 3 एंड सो ऑन। आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ क्राइटेरिया जो मैं एंटर कर सकता हूं वो है 127। तो इस केस में मुझे 127 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 3। तो मैं करूंगा पहले क्राइटेरिया रेंज 1, मुझे पहले चेक करना है साइंस में मोर देन 75। तो मैं देखूंगा साइंस के अंदर मोर देन 75। आपको पहले बता चुका हूं कि एपोस्ट्रोफी क्यों लगाना है। फिर मैं देखूंगा इंग्लिश के अंदर मोर देन 80। तो मैं जाऊंगा क्राइटेरिया 2 पर, क्राइटेरिया रेंज 2 पर सिलेक्ट करूंगा इंग्लिश के मार्क्स और क्राइटेरिया रेंज 2 पर जाकर के मैं लिखूंगा मोर देन 80। अब मैं आऊंगा क्राइटेरिया रेंज 3 पर जो कि है मैथ्स में 90 मोर देन 90। मैं सेलेक्ट करूंगा क्राइटेरिया रेंज 3 यानी कि मैथ्स के मार्क्स और मैं जाऊंगा उसके बाद क्राइटेरिया 3 पर जो कि है मोर देन 90। आंसर दिखा रहा है 3। इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके साइंस में 75 मार्क्स से ज्यादा हैं, इंग्लिश में 80 से ज्यादा हैं और मैथ में 90 से ज्यादा हैं, वो 3 स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं वो। हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह चेक करेंगे। हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन 75, इंग्लिश में मोर देन 80, मैथ्स में मोर देन 90। अब अगर आप देखेंगे तो एक केस है ये, दूसरा केस है ये, तीसरा केस है ये। बाकी और किसी भी केस के अंदर तीनों सब्जेक्ट में तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए आंसर है 3। अगर आपको समझ में आया काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा से बेटर वे में इजी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। सो काउंट, काउंट ए, काउंट इफ्स के बाद हम देखेंगे सम, सम इफ और सम इफ्स। बहुत ही सिमिलर है ये उन्हीं काउंट और काउंट इफ और काउंट इफ से, पर थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो सकता है। सम जो कि बहुत ही आसान है, बेसिकली आपको करना क्या है, अगर मैं साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और हिंदी इन सबके मार्क्स हर एक स्टूडेंट के चेक करना चाहूं तो यहाँ पर लिख सकता हूं टोटल इक्वल टू, अब मैं फॉर्मेटिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पर समझाना है फॉर्म। सेलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज और मैंने कॉपी करके इसको पेस्ट किया। तो ये बेसिकली हो गया मेरा टोटल फॉर्मूला सम का। स्टार्ट नाउ। तो ये मेरा इजी फॉर्मूला हो गया सम का। लेकिन अगर मुझे सम की जगह किसी कंडीशन के साथ सम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि आप साइंस के मार्क्स तभी ऐड कीजिए व्हेन दे आर मोर देन 80। वेरी सिमिलर टू काउंट इफ। काउंट इफ में काउंट था, सम इफ में सम है। सम इफ को बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है जो कि है जेंडर, बेसिकली मेल और फीमेल। अब मैं चाहता हूं कि मैं साइंस में जो जो मेल हैं उनके मार्क्स का टोटल करूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं जाऊंगा इक्वल टू सम इफ लिखने के लिए और मैं डायलॉग बॉक्स ओपन करूंगा क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। तो मुझे पहला फील्ड फिल करना है वो है रेंज। ये कौन सा रेंज है? ये वो रेंज है जिसके अंदर की कंडीशन इवैल्यूएट करनी है। कंडीशन क्या है? मुझे सभी मेल के साइंस मार्क्स का सम चाहिए, यानी कि ये मेरी रेंज है। क्राइटेरिया है मेरा M, यानी कि मेल। ध्यान रखिए मैं M नहीं लिख सकता, मेरे को M लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि M एक टेक्स्ट है और मैंने बताया था कि टेक्स्ट जब भी आप एंटर करते हैं आपको उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। और फाइनली आता है सम रेंज।
वो रेंज जो आपको सम करना है बेसिस दिस कंडीशन, यानी कि जेंडर जिनका एम हो उनके साइंस के मार्क्स कितने हैं। इसको चेक कर लेते हैं और ये आता है 1206। लेट्स चेक कि क्या 1206 सही में उन स्टूडेंट्स का टोटल है। मैं यहां पे फिल्टर करूंगा एम और देखता हूं कि साइंस के मार्क्स 1206 हैं। एक्चुअली इट्स राइट 1206। तो ये है फॉर्मूला सम इफ। सम इफ सिमिलर फॉर्मूला है जस्ट लाइक काउंट इफ्स, जहां पे कि मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे मुझे एक कॉलम का सम करना है। यहां पे मैंने एक एडिशनल कॉलम और ऐड किया है जो कि है जोन। दैट मींस वो स्टूडेंट कौन से जोन से आता है। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे निकालना है सम मैथ्स के मार्क्स का फॉर ऑल मेल हु कम फ्रॉम साउथ जोन, तो मुझे लगाना पड़ेगा सम इफ्स, यानी कि इक्वल टू सम इफ्स। देखते हैं कि इसका डायलॉग बॉक्स कैसे दिखता है। सम रेंज, इसके अंदर पहले वो कह रहा है सम रेंज, मुझे निकालने हैं सम रेंज कौन सा है, मैथ्स मार्क्स, मुझे सम करना है। क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया है मेरा मेल या फीमेल, तो यानी कि मुझे क्राइटेरिया पहला है मेरा मेल। दूसरा क्राइटेरिया मेरा है कि वो साउथ जोन से आए, तो मैं सेलेक्ट करूंगा जोन और यहां पे लिखूंगा साउथ। आप देखेंगे आंसर है 234। लेट्स चेक कि मेल हु आर कमिंग फ्रॉम साउथ जोन, उनके मैथ्स के मार्क्स एग्जैक्टली 234। दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से हम सम इफ्स को आसानी से समझ सकते हैं। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स, मैं ये तीनों कवर नहीं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप प्रैक्टिस करें। आप देखिए कि इनके सिंटेक्स क्या है, आप एवरेज निकालिए, आप एवरेज इफ निकालिए, आज आप एवरेज इफ्स निकालिए। कंडीशन मेरे लिए बहुत सिंपल है, जो एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं कि अगर मेल है तो उसका एवरेज इफ क्या है, अगर मेल प्लस साउथ जोन के हैं तो उनका एवरेज इफ्स क्या है। आप आंसर बताइए और मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट फंक्शन है मिन, मैक्स, मोड एंड मीडियन। मुझे देखना है कि इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं लिखूंगा मिन और ये इंग्लिश के मार्क्स में सेलेक्ट किए, सिंपल 33 मार्क्स जो कि मिनिमम है इंग्लिश के अंदर। और मुझे देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इंग्लिश के अंदर, तो मैंने सेलेक्ट किया इंग्लिश को फिर से और जो कि है 100। तो ये है मिन और मैक्स। नेक्स्ट फंक्शन है मोड। मोड वो वैल्यू है जो कि आपके डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट मींस मोस्ट रिकरिंग वैल्यू। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि कौन सा ऐसे मार्क है जो कि सबसे ज्यादा बार स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो मुझे लिखना है सिंपल मोड और मैं पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूं। 89 ऐसा मार्क्स है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है मेरे इस डेटा सेट में 5 सब्जेक्ट्स। मीडियन वो वैल्यू होती है जो कि सेंट्रल वैल्यू होती है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो वो आपकी सेंट्रल वैल्यू होगी। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस इवन हैं तो वो 2 सेंट्रल वैल्यू का एवरेज होगी। क्योंकि हमारी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है, इसलिए हमारी मीडियन वैल्यू सेंट्रल वैल्यूज का एवरेज होगी। तो हम इसे निकालने के लिए सिंपली टाइप मीडियन, साइंस के मार्क्स 85.5। आप देख रहे हैं कि मेरे 85.5 कहीं पे मार्क्स नहीं है, लेकिन मुझे आंसर जो मीडियन आया वो है 85.5, क्योंकि इसने 2 सेंट्रल वैल्यूज का एवरेज निकाला। तो ये है मिन, मैक्स, मोड एंड मीडियन। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है सब टोटल। सब टोटल आपको मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, और अगर हम सब टोटल को एक्टिवेट करें तो आपको लिखना है सब टोटल ब्रैकेट स्टार, और आप देखेंगे कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 12 टाइप के फंक्शंस हैं।
एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट एंड मल्टीपल अदर फंक्शन, राइट। लेकिन इन सब फंक्शंस का पर्पस क्या है? क्योंकि आप एवरेज इजीली एवरेज से कर सकते हैं, काउंट इजीली काउंट से कर सकते हैं, काउंटे इजीली काउंटे से कर सकते हैं, और सिमिलर वे में अदर फंक्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर सब टोटल अलग फंक्शन क्यों बनाए? इसका सिंपल सा आंसर है कि सब टोटल वर्क करता है जब आपका डेटा फिल्टर्ड हो। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपको सम करना है साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और हिंदी के मार्क्स का, जो कि है इस तरह से, और मैं सबके मार्क्स सम कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स देखूं जो कि मेल हैं, और मैं यहां पे सिर्फ मेल सिलेक्ट करूंगा। मैं देखता हूं कि ये मार्क्स अभी भी वही हैं, 1696, जबकि मेरे साइंस के मेल के मार्क्स हैं 1206, इंग्लिश के मेरे मार्क्स हैं 1088, क्योंकि डिफरेंस है इन मार्क्स से। तो मैं ऐसे कौन सी टेक्निक लगाऊं जिससे कि मेरे ये मार्क्स फिल्टर होने के बाद मुझे एक्चुअल डेटा रिफ्लेक्ट करें? और इसके लिए आपका ऑप्शन है सब टोटल। लेट्स सी सब टोटल नाउ। मैं इस फिल्टर को ऐसे ही छोड़ देता हूं, लेकिन मैं यूज करता हूं सब टोटल, और सब टोटल एक्टिवेट करने के लिए आपको सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद जो भी आपको कैलकुलेशन चाहिए, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, सम, आप वो नंबर लिखिए। मुझे चाहिए सम का नंबर है 9, तो मैं लिखूंगा 9, कॉमा, और उसके बाद मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको कि मैं समझाता हूं। मैंने रेंज पूरी सेलेक्ट करनी और ब्रैकेट क्लोज। अब यही चीज मैं सब जगह अप्लाई कर देता हूं। आप देखेंगे कि जो मेरा सम नॉर्मल सम से आ रहा था और जो मेरा सम सब टोटल से आ रहा है वो सेम है, लेकिन अब मैं जब जेंडर फीमेल सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे डिफरेंस। 1696 टोटल सम है, लेकिन फीमेल का जो टोटल सम है साइंस मार्क्स का वो है 490। सिमिलर वे में अगर मैं चाहूं तो मैं इसको एवरेज में कन्वर्ट कर सकता हूं। एवरेज के लिए मुझे 9 की जगह 1 लिखना है, 1 लिखूंगा यहां पे क्योंकि 84.8 है, और कंपैरिजन के लिए नीचे भी मैं इसको सम की जगह एवरेज कर देता हूं। जैसे हमने पहले देखा था, सिमिलर वे में दोनों इक्वल हैं, लेकिन जैसे ही मैं चेक करता हूं जोन नॉर्थ में, मैं जोन नॉर्थ पे जब क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूं कि 84.8 जो कि मेरा टोटल डेटा पॉइंट का एवरेज था, नॉर्थ के लिए वो 87.2 हो गया। टोटल मार्क्स जो मेरे सभी स्टूडेंट्स के 420.25 एवरेज आ रहे थे, सिर्फ नॉर्थ के बच्चों में वो 431.8। तो ये है सब टोटल की इंपॉर्टेंस, जो कि आपके फिल्टर डेटा के बेसिस पे आपको एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपको समझ में आया है ग्रेट, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मिन, मैक्स, मोड, मीडियन एंड सब टोटल, और एवरेज इफ और एवरेज इफ्स आप घर पे प्रैक्टिस करके खुद ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको एनी डाउट इसके अंदर है। नेक्स्ट फंक्शन जो मैं कवर करने वाला हूं वो है एंड और। मैं 2 डेटा सेट लूंगा, 2 बबल्स। मान लीजिए ब्लू वाला ए डेटा सेट है और येलो वाला आपका बी डेटा सेट है। एंड होता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 डेटा सेट, यानी कि वो स्पेस जो कि ए और बी दोनों का पार्ट है। अगर आप देखें तो ये बीच का जो एरिया है जो कि लाइट ग्रीन हो गया है, ये है इंटरसेक्शन, यानी कि एंड। लेकिन अगर मैं ए और बी दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो बदल जाता है यूनियन, जो कि रिप्रेजेंट करता है और से। यानी कि जो टोटल एरिया इस ब्लू सर्किल का है और टोटल एरिया जो येलो सर्किल का है, उसमें से मुझे ये कॉमन एरिया एक बार माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉमन एरिया डबल हो जाएगा। वो कहलाता है यूनियन, और एक्सेल में वो रिप्रेजेंट करता है और से। अगर मैं और इजी वे में समझाना चाहूं तो 1 2 3 2 4 5 मेरे 2 डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। अगर मैं इनमें इंटरसेक्शन यानी कि एंड देखना चाहूं तो वो होगा 2, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर उसमें मैं यूनियन देखना चाहूं जो कि होगा और, वो है 1 2 3 4 एंड 5।
होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर एंड और कैसे काम करता है। एंड टेस्ट करने के लिए मैं एक नंबर लेता हूं 60 और मैं दो कंडीशंस लिखूंगा और देखूंगा कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी और मैं उसके आगे एंड फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू। लेकिन अगर उन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मुझे आउटपुट मिलेगा फॉल्स। नहीं समझ में आया? एग्जांपल समझते हैं। 60 मैं लिखता हूं एंड 60 इज ग्रेटर देन 50, तो ये करेक्ट है। अगेन 60 इज लेस देन 70। क्या ये दोनों कंडीशन करेक्ट है? यस, क्योंकि 60 जो है 50 से ज्यादा है और 70 से कम है। क्योंकि मैंने इसके आगे एंड लगाया है और दोनों कंडीशन सही हैं तो आंसर मुझे मिलेगा ट्रू। लेकिन अगर मैं यही चीज करूं एंड 60 इज ग्रेटर देन 50 एंड 60 इज ग्रेटर देन 100, क्या दोनों कंडीशन करेक्ट है? पहली कंडीशन करेक्ट है, मोर देन 50, पर दूसरी कंडीशन करेक्ट नहीं है और मैंने इसके आगे एंड लगाया है, इसलिए मुझे आंसर मिलेगा। और अगर मैं लिखूं एंड 60 इज ग्रेटर देन 100, 60 इज ग्रेटर देन 200, क्या पहली कंडीशन ठीक है? नहीं। क्या दूसरी कंडीशन ठीक है? नहीं। तो आंसर मुझे मिलेगा फॉल्स। आई होप आपको एंड समझ में आया। सिमिलर वे में हम समझते हैं और के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, उनमें से एक भी कंडीशन करेक्ट है तो वो कहेगा ट्रू। जैसे कि और 60 इज ग्रेटर देन 50, 60 इज लेस देन 70, क्या पहली कंडीशन करेक्ट है? यस। दूसरी कंडीशन करेक्ट है? यस। तो ये दोनों कंडीशन करेक्ट है और देगा ट्रू। लेकिन अगर सिर्फ एक कंडीशन करेक्ट है और 60 इज ग्रेटर देन 50, 60 इज ग्रेटर देन 100, क्या दोनों कंडीशन करेक्ट है? नहीं, सिर्फ पहली कंडीशन करेक्ट है, तो ये मुझे फिर भी देगा ट्रू क्योंकि एक कंडीशन करेक्ट है। लेकिन अगर दोनों कंडीशन रॉन्ग हो तो 60 इज ग्रेटर देन 100, 60 इज ग्रेटर देन 200, क्योंकि दोनों कंडीशन इसके अंदर गलत हैं, इसलिए मुझे आंसर देगा फॉल्स। आई होप आपको एंड और में डिफरेंस समझ में आया होगा और ये क्लियर हो गया होगा कि एंड और किस तरह यूज किए जाते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि हम एंड और कहां पे यूज करेंगे तो वो मैं आपको VLOOKUP पढ़ाते समय समझाऊंगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखेंगे वो है राउंड, एम राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्री के अंदर आप राउंड फंक्शन यूज करेंगे, पर किसी किसी केस के अंदर आप एम राउंड भी यूज कर सकते हैं। क्या है ये फंक्शन, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 123.543, इसको मैं चाहता हूं सिंगल डेसिमल प्लेस तक रेस्ट्रिक्ट करना, तो मैं करूंगा इक्वल टू राउंड 123 में नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा मुझे सिंगल डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसमें दूंगा 1 एंटर। आंसर आता है 123.5। मैं एक और नंबर लेता हूं 123, मैं चाहता हूं इसको नियरेस्ट 10th प्लेस यानी कि नियरेस्ट 10th मल्टीपल पे राउंड ऑफ करूं, यानी कि ये 123 हो जाए या तो 120 या 123। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एम राउंड यानी कि मल्टीपल राउंड दिस पर्टिकुलर नंबर, और मुझे क्लोजेस्ट क्या करना है, मुझे करना है क्लोजेस्ट टू 10 यानी कि 120, 130, 140। मैं क्लोज करूंगा तो हो जाएगा 120। अगर मैं इसी चीज को करना चाहूं नियरेस्ट 100 तक, तो ये आंसर मुझे देगा 100, क्योंकि क्लोजेस्ट नंबर इससे जो है 3 डिजिट नंबर वो है 100। अगर मैं चाहता हूं कि कोई नंबर अप हो, राउंड अप हो जाए, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा राउंड अप, नंबर लूंगा और मुझे कितने डेसिमल तक राउंड अप करना है, ये हो गया है 123.6, यानी कि इसने 123.5 को 123.6 कर दिया। लेकिन अगर मुझे वही नंबर राउंड डाउन करना है तो मैं करूंगा राउंड डाउन नंबर सिंगल डेसिमल तक राउंडिंग ऑफ 123.5।
आई होप आपको राउंडिंग, एम राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन समझ में आया होगा। और हम अब बढ़ेंगे सम प्रोडक्ट। मैंने बहुत ही सिंपल सा इजी एग्जांपल लिया है। मैं मार्केट जाता हूं और मैं देखता हूं वहां पे मुझे एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस खरीदने हैं। एप्पल्स मैं खरीदता हूं 5 kg जिनका ग्रेड है 200 पर kg, बनानास 6 kg 40 पर kg एंड ऑरेंजेस 7 kg 180 पर kg। और मुझे देखना है कि मुझे टोटल कितने पैसे पे करना है। सिंपल है, मैं 5 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा और सिमिलर वे सभी वेट्स को उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करके मैं टोटल ऐड कर दूंगा। आंसर आता है 2500। क्या मैं इसको और तरीके से कर सकता हूं? बिल्कुल, मेरे को लिखना है सम प्रोडक्ट और मुझे सेलेक्ट करनी है दो रेंज, वो दो रेंज जिसके अंदर मेरा डेटा है। 5 kg एप्पल के अगेंस्ट में 200 रुपीज प्राइस है, 6 kg बनाना के अगेंस्ट में 40 रुपीज प्राइस है, 7 kg ऑरेंजेस के अगेंस्ट में 180 रुपीज प्राइस है। मुझे ये देखना है कि जो मेरा वेट है उसी के अगेंस्ट में प्राइस हो। ये 200 रुपीज कॉलम क्यू की जगह कॉलम आर में नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो मेरा डेटा गड़बड़ा जाएगा। मैं करूंगा 5 6 7 सेलेक्ट, क्योंकि मेरे वेट है डिफरेंट फ्रूट्स के, कॉमा उनके रेस्पेक्टिव रेट्स पर केजी और मैं एंटर करूंगा और ये मुझे देगा 2500 क्योंकि मेरा टोटल बिल है। तो इस तरह से आप इजीली सम प्रोडक्ट यूज करके अपना काम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे मेजर न्यूमेरिकल फंक्शंस जो कि आपको डेटा कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी फंक्शन के अंदर डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाईज का, आपके कमेंट्स का, और उस बेसिस पे मैं आपको आंसर दूंगा या रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट हम करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्सेल सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, एक्सेल के अंदर आपको टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ता है। डेटा कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। टेक्स्ट यानी कि प्रफुल्ल कुमार जैन, मैरिड, मेल, स्टेज इन बैंगलोर साउथ। टेक्स्ट एज 45, सैलरी 1 लाख रुपीज एंड नंबर ऑफ किड्स 4, वाइफ 1। तो ये है टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन। अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से हम टेक्स्ट को यूज करते हैं और टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। वेलकम बैक। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे टेक्स्ट ऑपरेटर्स की। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, टेक्स्ट ऑपरेटर्स वो फंक्शन हैं जो कि टेक्स्ट के ऊपर लगते हैं। जो पहला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट को हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सेल में लिखते हैं कॉन्कैट, इक्वल टू कॉन्कैट। कॉन्कैट बेसिकली वो फंक्शन है जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स या टेक्स्ट को ज्वाइन करके एक बनाता है। आप यहां पे देख रहे हैं प्रफुल्ल कुमार जैन, जो कि 3 डिफरेंट बॉक्सेस डिफरेंट सेल्स के अंदर। अगर मुझे इन तीनों को ऐड करके प्रफुल्ल कुमार जैन एक सेल में बनाना है तो मैं लिखूंगा प्रफुल्ल कॉमा कुमार कॉमा जैन इन कॉन्कैट फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, प्रफुल्ल कुमार जैन। पर ये थोड़ा ऑड लग रहा है। आप देख रहे हैं इसके अंदर प्रफुल्ल कुमार जैन के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको कॉन्कैट, पहले प्रफुल्ल कॉमा, मुझे 2 इन्वर्टेड कॉमास देने हैं और उनके बीच में एक स्पेस देना है। इन्वर्टेड कॉमास विद स्पेस का मतलब है कि वहां पे आप एक स्पेस दे रहे हैं। ध्यान रखिए, इन्वर्टेड कॉमास स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमा कुमार, कुमार के बाद भी मुझे स्पेस देना है, कॉमा जैन। अब आप देखिए प्रफुल्ल कुमार जैन प्रॉपर विद स्पेस दिखाई दे रहा है। इसी चीज को करने का एक तरीका और है, उसके लिए डिफरेंट फंक्शन है, इसको कहते हैं टेक्स्ट जॉइन। कॉन्कैटनेट और टेक्स्ट जॉइन में डिफरेंस ये है कि कॉन्कैटनेट के अंदर हमने जो स्पेस दिया था डेलिबरेटली मल्टीपल टाइम्स हर एक वर्ड के बीच में, टेक्स्ट जॉइन में उसको हम कहते हैं डिलिमिटर, जो कि आपको सिर्फ एक बार देना है। तो वो कैसे करते हैं हम? इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन, हम बॉक्स ओपन करते हैं,
डिलिमिटर यानी कि वो क्या चीज है जो कि आपको तीनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस देना है, हमको देना है स्पेस, तो हमने स्पेस दे दिया। इग्नोर एम्प्टी, इसको आप छोड़ सकते हैं। टेक्स्ट 1 प्रफुल्ल, टेक्स्ट 2 कुमार, टेक्स्ट 3 जैन। आप और भी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आउटपुट देखेंगे इसने प्रफुल्ल कुमार जैन बेसिकली वही आउटपुट दिया है जो मुझे चाहिए विद द स्पेस। ये है टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। लैन, लैन का मतलब होता है लेंथ। इसका मतलब कोई भी टेक्स्ट जो कि आपके किसी सेल के अंदर है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। हम यहाँ पे देखते हैं प्रफुल्ल कुमार जैन, हमको देखना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। याद रखिए अगर आप कैरेक्टर्स काउंट कर रहे हैं तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है। कैसे समझते हैं? इसके लिए हमको लिखना है LEN, लेन यानी कि, और टेक्स्ट जिसमें हमको कैरेक्टर्स जानने हैं। तो प्रफुल्ल कुमार जैन जो कि विदाउट स्पेस है उसमें 17 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं प्रफुल्ल कुमार जैन विद स्पेस में लिखूं तो उसमें 19 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा स्पेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन और मिड क्या है। राइट फंक्शन बेसिकली आपके किसी भी टेक्स्ट के अंदर राइट में जो कैरेक्टर्स हैं आप वो पिक कर सकते हैं। लेफ्ट के अंदर जो आपके लेफ्ट में कैरेक्टर्स हैं वो पिक कर सकते हैं, और मिडिल के अंदर आप मिड में जो कैरेक्टर्स हैं वो पिक कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। राइट, जैसे कि मुझे प्रफुल्ल कुमार जैन में से लास्ट के 4 कैरेक्टर्स पिक करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? राइट, क्योंकि मैं राइट साइड के 4 कैरेक्टर्स पिक करना चाहता हूं। टेक्स्ट जिसमें से मुझे पिक करना है, और कितने कैरेक्टर्स मुझे पिक करने हैं? मुझे पिक करने हैं 4 कैरेक्टर्स। जैन। सिमिलर वे में अगर मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से लेफ्ट से 8 कैरेक्टर्स पिक करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा इक्वल टू लेफ्ट टेक्स्ट प्रफुल्ल। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से सेंटर में से 3 कैरेक्टर पिक करना चाहता हूं जो कि थर्ड प्लेस से स्टार्ट हो, मतलब PRAPH में से थर्ड स्पेस PRA, A से स्टार्ट होकर के मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए APH। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मुझे APH 3 कैरेक्टर चाहिए जो कि थर्ड प्लेस से स्टार्ट होते हैं। उसके लिए मुझे यूज करना होगा मिड फंक्शन, मतलब मिड, यहां पे फर्स्ट में से रखूंगा टेक्स्ट। अब मुझे कौन से टेक्स्ट नंबर से, कौन से स्टार्ट नंबर से चाहिए? मुझे चाहिए थर्ड कैरेक्टर से। कितने कैरेक्टर्स चाहिए? मुझे चाहिए 3 कैरेक्टर्स, मतलब फिर से मुझे थर्ड कैरेक्टर यानी कि A से आगे 3 कैरेक्टर्स चाहिए APH। AP। तो ये थे लैन, लेफ्ट, राइट एंड मिड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और हाँ आप चेक करेंगे कि अगर मुझे ये फंक्शन यूज करने हैं इन कॉम्बिनेशन विद फाइंड एंड सर्च वो कैसे करेंगे। उससे पहले फाइंड और सर्च। फाइंड और सर्च बहुत ही सिमिलर फंक्शन है, एक्सेप्ट वर्ड फाइंड और सर्च के इनका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। फाइंड और सर्च क्या हेल्प करते हैं? फाइंड और सर्च आपको हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कोई भी कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने में। मैंने एक कैरेक्टर लिया है ताजमहल, इरेज। मैंने एक टेक्स्ट लिया है ताजमहल। ताजमहल में ताज और महल के बीच में एक हाइफन है। मैं जानना चाहता हूं कि इस हाइफन का प्लेस क्या है, मतलब ये हाइफन कौन सा कैरेक्टर नंबर है ताजमहल टेक्स्ट में। तो मैं करूंगा इक्वल टू सर्च फाइंड टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट मुझे फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है हाइफन। हाइफन को मैं दूंगा एपोस्ट्रॉफी के अंदर। नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, यानी कि किस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, और कौन से नंबर से स्टार्ट नंबर। हमेशा नंबर अगर आप लेफ्ट से ले रहे हैं तो वो फर्स्ट ही हो। और देखता हूं कि 4th नंबर पे हाइफन है, T नंबर 1, A नंबर 2, J नंबर 3 और हाइफन नंबर 4। सेम वे मैं फाइंड करता हूं फाइंड से।
सेम थिंग, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर। तो आप देखते हैं कि सर्च टेक्स्ट और फाइंड टेक्स्ट का सिंटैक्स बिल्कुल सेम है और दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम तरीके से यूज होते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि लैंड, सर्च और मिड फंक्शन, इन तीनों फंक्शन को हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जो हमारे पास है, मेरा ईमेल आईडी profgen@gmail.com, इसमें से मुझे डोमेन आइडेंटिफाई करना है, यानी कि मुझे आइडेंटिफाई करना है gmail.com। इसके लिए पहला स्टेप हमारा होगा, हम फाइंड करेंगे @ की लोकेशन इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी में, जो कि होगा हमारा स्टार्ट नंबर मिड फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपने ईमेल आईडी के अंदर। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि @ से पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि हमारे को कितने कैरेक्टर्स टोटल लेंथ में से रिमूव करने हैं। यानी कि हम इस केस में @ से पहले के कैरेक्टर्स लेकर के जो टोटल लेंथ है ईमेल आईडी की, उसमें से डिडक्ट कर देंगे, जो कि हमको देगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको चाहिए मिड फंक्शन के सेकंड पार्ट के लिए। @gmail.com अपने ईमेल आईडी में से फाइंड करने के लिए मुझे यूज करना होगा मिड फंक्शन। मिड फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं जो मुझे इनपुट करने हैं। पहला है टेक्स्ट, जो कि है profgen@gmail.com। सेकंड है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर है G, जो कि @ के बाद होगा। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन के थ्रू मैं @ पहले फाइंड करूंगा विद इन दिस टेक्स्ट, और उसके बाद मैं उसमें एक ऐड कर दूंगा। एक मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये सर्च फंक्शन मुझे सिर्फ @ आइडेंटिफाई कराएगा, +1 करने से मैं G पर पहुंच जाऊंगा। और थर्ड जो पैरामीटर मुझे मिड फंक्शन में ऐड करना है वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे कितने चाहिए। मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए gmail.com। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा लैन फंक्शन पहले, जो कि मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की पूरी लेंथ दे देगा, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा @ से पहले के सारे कैरेक्टर्स। यानी कि फिर से मुझे वही फंक्शन लगाना होगा, सर्च, फाइंड टेक्स्ट, @ और इस टेक्स्ट के अंदर। जब मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे gmail.com दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मिड, सर्च और लैन फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट में से एक पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सारे के सारे टेक्स्ट ऑपरेटर्स काफी हेल्पफुल हैं आपके इंडस्ट्री में और आपके डेटा को एनालिसिस और मैनिपुलेट करने के लिए। सो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और आप इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन बहुत ही सिंपल है, इजी है। एग्जैक्ट फंक्शन यूज होता है अगर आपको 2 टेक्स्ट को कंपेयर करना है। मैंने 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ताज स्पेस महल, ताज हाइफन महल। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दोनों ताजमहल दिख रहे हैं लेकिन है सेम। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये चेक करने के लिए कि दोनों सेम है नहीं, मैं करूंगा एग्जैक्ट फंक्शन स्टार्ट और टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2। मैं देखूंगा कि आंसर आया है फॉल्स। अगला एग्जांपल मैंने लिया है जब मैंने ताज स्पेस महल लिखा है और ताज स्पेस महल लोअर कैप में लिखा है। मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों सेम है या नहीं। मैं लिखता हूं एग्जैक्ट दिस कॉमा दिस। अभी भी आंसर फॉल्स है, दैट मींस ये दोनों अभी भी सेम नहीं है। अब मैंने लिखे हैं ताज स्पेस महल 2 बार और मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू सेम आते हैं। मैं लिखूंगा एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, आंसर आना चाहिए ट्रू। तो ये था एग्जैक्ट फंक्शन। नेक्स्ट है वैल्यू फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन। मैं चाहूंगा कि आप ये खुद ट्राई करें। वैल्यू फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट फंक्शन किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में फॉर्म कन्वर्ट करता है। डिफरेंस ये है कि वैल्यू फंक्शन वैल्यू लुकिंग टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट लुकिंग टेक्स्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टी फंक्शन। टी फंक्शन आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू एक सेल के अंदर टेक्स्ट है या नहीं। अगर वो टेक्स्ट है तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू रेप्लिकेट होगी,
लेकिन अगर वो वैल्यू नंबर है तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। एग्जांपल लेते हैं हम प्रफुल्ल और 17 से टी, हम चेक करते हैं प्रफुल्ल पर क्या ये टेक्स्ट है। हमको दिखता है प्रफुल्ल वापस रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये टेक्स्ट है। लेकिन क्या ये चीज 17 पे भी एप्लीकेबल होगी? हम लेते हैं T17, इनविजिबल, डिसअपीयर, दैट मींस 17 एक टेक्स्ट नहीं है। अगले फंक्शन जो हम देखेंगे वो है अपर, लोअर एंड प्रॉपर। अपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है, लोअर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, और प्रॉपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल लेते हैं हम ताजमहल। इस ताजमहल को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, मैं यूज करूंगा अपर, ब्रैकेट स्टार्ट, ऑल कैपिटल। लेकिन अगर यही ताजमहल में वापस कन्वर्ट करना चाहूं लोअर केस में, तो मैं यूज करूंगा लोअर, ताजमहल सेलेक्टेड, लोअर। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा प्रॉपर यानी कि सेंटेंस केस में, तो मैं यूज करूंगा प्रॉपर, ताजमहल सेलेक्टेड। आप देखेंगे ताजमहल, क्योंकि एक प्रॉपर लिखने का तरीका है। तो ये है अपर, लोअर एंड प्रॉपर। थोड़ी देर पहले देखा हमने फाइंड और सर्च, जो कि सेम फंक्शंस थे, नाम के अलावा उनके सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। उसी प्रकार रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट भी सिमिलर फंक्शंस हैं, नाम के अलावा उनका सिंटैक्स सेम है। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दोनों किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करके उनकी जगह नए कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं ताजमहल। ताजमहल में मुझे ताज की जगह KAP लिखना है, यानी कि कैप महल। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट। आप सब्स्टिट्यूट की जगह रिप्लेस भी लिख सकते हैं, सेम चीज। टेक्स्ट जो कि इसमें मुझे चेंज करना है, मुझे ताजमहल में टेक्स्ट चेंज करना है। ओल्ड टेक्स्ट, मुझे कहां पे ओल्ड टेक्स्ट है? ओल्ड टेक्स्ट है ताज। न्यू टेक्स्ट मुझे डालना है, वो है क्या? इंस्टेंस नंबर 1। आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया है कैप महल में। तो ये है रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। जो अगला फंक्शन हम यूज करने वाले हैं वो है REPT, जो कि शॉर्ट फॉर्म है रिपीटिशन की। अगर हमको कोई भी टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो हम यूज कर सकते हैं REPT। जैसे कि मान लीजिए मुझे ताजमहल इस पर्टिकुलर सेल में 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो मैं लिखूंगा REPT ताजमहल, 10। अब ये ताजमहल को इस सेल में 10 टाइम्स रिपीट कर देगा। ये है REPT फंक्शन। तो ये सारे के सारे वो फंक्शंस हैं जो कि आपको किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में या मैनिपुलेट करने में हेल्प करेंगे। इनको कहा जाता है टेक्स्ट ऑपरेटर्स, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे हम कंक्लूड करते हैं अपना इंटरमीडिएट सेशन। हम मिलेंगे अपने एडवांस सेशन में, पर प्लीज मुझे फीडबैक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि मैं उसको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूं और आपको बता सकूं कि ये कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, 90 to 95% कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे आपके इंडस्ट्री में यूज होंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप कर लेते हैं तो इंडस्ट्री में आप एक्सेल के मास्टर हो जाएंगे। कंडीशन सिर्फ एक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आपसे मिलूंगा एडवांस सेशन में जब हम डिस्कस करेंगे लुकअप फंक्शंस, पिवट टेबल, विजुअलाइजेशंस और डैशबोर्ड मेकिंग। बाय।